हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ करंट अफेयर्स। आज जो है हमारा फोर्थ लेक्चर है। हम फोर्थ लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो है आपको तीन लेक्चर्स जो है आपके वो तीन लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं। तीनों के तीनों जो लेक्चर्स है आपके पास है यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल है। पहला जो लेक्चर है दैट इज वेरी क्रूशियल लेक्चर, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखाया है कि करंट अफेयर्स किस तरीके से करना है, कहाँ से करना है। सेकेंड जो लेक्चर्स है और थर्ड लेक्चर्स है, इसमें हमने जो है बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर कर रखे हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स जो मैंने वहां पे कवर किए हैं इन डिटेल, वो टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको अगर जो भी अभी ये वीडियो दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप पहले ये जो तीन वीडियोस है वो भी जाके एक बार आराम से देख के आ जाए, ताकि जो है आपको आइडिया आ जाए कि आपको किस तरीके से जो चीजें हैं वो प्रिपेयर करनी है, या फिर जो चीजों को हम किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। ठीक है, ओके चलो। आज जो है अपना करंट अफेयर्स का फोर्थ सेशन है। अब इस सेशन में जो हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो अभी करंट में न्यूज पे चल रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, कल भी मैंने प्रॉमिस किया था आपको, जब भी हम करंट अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो जो टॉपिक्स हमने इससे पहले कवर कर रखे हैं उनको एक थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में भी मैंने क्या किया है, मैंने कुछ टॉपिक जो है इसमें ऐड करके रखे हैं। ये जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट में अभी चल रहे हो सारे टॉपिक्स, और उनके रिगार्डिंग सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इससे पहले भी जो सवाल हमने कर चुके हैं, हमने लास्ट टाइम भी जो सवाल किए हैं एज अ रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उन सवालों को भी यहाँ पे शामिल कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ पहले हम वो सवाल सॉल्व कर दें। लेकिन जो बच्चे अभी देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो बच्चे जिन्होंने इनसे पहले भी वो टॉपिक कर रखे हैं, क्वेश्चन कर रखे हैं, वो लोग इस टॉपिक को एज अ रिविजन करके ले ले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला जो टॉप क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट हैज बीन एडेड इन द ओलंपिक। नाउ टेक अ रेस्ट, 5 सेकंड, मार्क द करेक्ट आंसर। Mark the correct option. कौन सा वो sports है that has been added in the Olympics? So you have to remember which sport has been added. Cricket has been added. Very good. जिन्होंने भी सही जवाब दिया है, they are very correct. अब मैंने इसको समझाया था कि क्रिकेट कौन सा फॉर्मेट है। क्रिकेट का T20 फॉर्मेट है। कितने टीम यहाँ पार्टिसिपेट करेगी? 6 टीम जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये जो कॉम्पिटिशन है कहाँ पे होने वाला है? लॉस एंजल्स। ठीक है, यूएस में जो लॉस एंजल्स है वहां पे जो है कॉम्पिटिशन होने वाला है। कौन सा कॉम्पिटिशन है? ओलंपिक। कौन से गेम्स होने वाले हैं वहां पे? ओलंपिक्स जो है वो गेम्स होने वाले हैं। अब कितने खेल ऐड हो चुके हैं? टोटल 6 खेल जो है उसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है, टोटल आपके 5 खेल जो वहां पे ऐड हो चुके हैं। नए खेल से जो एडेड है उसमें लाइक एग्जांपल क्रिकेट है, क्रिकेट एक है। देन आपका लेट्स से सॉफ्ट बॉल है, सॉफ्ट बॉल। उसके बाद आपका फ्लैग फुटबॉल, ये भी एक गेम है। ठीक है, स्क्वैश, ये भी एक गेम है, ये भी इसमें ऐड है। और ठीक है, और एक गेम है दैट इज योर लैक्रोस। ठीक है, ये जो आपके 5 खेल है, ये पांचों के 5 खेल उसमें क्या है? एडेड है। G20 जो ओलंपिक कमेटी का मीटिंग वहां पे हो रहा था, उसमें ये पांचों के पांचों खेल जो है वहां पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ऑल दिस 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। अब इसके साथ मैंने बोला था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मीटिंग है वो इस बार मुंबई में हुआ है। ठीक है, मुंबई के जियो सेंटर में हुआ है। किसका मीटिंग? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मीटिंग जियो सेंटर में हुआ है, जो कि मुंबई में स्थित है। अब इसके बाद जो हमने देखा था कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, देखो ये जो है IRDA द्वारा, मतलब जो भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है तो वो भी मैंने समझाया था। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी होगी, उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट का फाइनेंस होता है, जो भी वहां पे पैसा प्रोवाइड करना है, तो कौन सी वो बैंक है जो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसके लिए फाइनेंस कर रही है या फिर इनको पैसा दे रही है? ऐसी कौन सी बैंक है? तो आपको इनमें से मैंने बोला था कि आप देखो, करेक्ट आंसर मार्क कर लेना। तो टेक अ 5 सेकंड एंड मार्क द करेक्ट आंसर। Yes, guys. What is the correct answer? You all are correct. The correct answer is option number D. Is your correct answer. Union Bank of India and Bank of Baroda, इन दोनों ने मिलके जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है इनके लिए अभी MOU साइन किया है, या फिर बोले हैं उन्होंने कि जो भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है इसके साथ मिलके एक MOU साइन किया है उन्होंने।
कौन से बैंक ने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों बैंकों ने क्या बोला है कि जो भी प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग, जो भी प्रोजेक्ट होंगे उन प्रोजेक्ट्स को जो है साइन करेंगे, उन प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस करेंगे, क्या करेंगे? फाइनेंस करेंगे, उनको सस्ते रेट के ऊपर जो है हम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट डेवलप हो सके। इसलिए जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी जो है वो CMDs ऑफ द IRDA, तो श्री प्रदीप कुमार दास विल बी CMD ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप कल मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो 2030 के जो टारगेट्स है, इंपॉर्टेंट टारगेट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी मैंने वहां पे उस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको जो है, जिन्होंने वो स्लाइड नहीं देखी, लेक्चर नहीं, पहले जाओ और पहले वो लेक्चर पे आपका एक बार देख लेना। ठीक है, किस तरीके से 2030 के इंपॉर्टेंट टारगेट्स है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो सवाल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा था, डॉक्टर जो भी हमारे गवर्नर है श्री शशिकांत दास साहब, उनको जो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट में टॉप ग्रेडेड गवर्नर, इंडिया टॉप ग्रेडेड गवर्नर, मतलब कैसे? A+ ग्रेड गवर्नर, A+ ग्रेड गवर्नर है ये, जो है उनको अवार्ड मिला है। अब उनके साथ साथ और कितने से गवर्नर थे जिनको इसी साल वो अवार्ड मिला है? शशिकांत दास साहब को तो मिला ही है, लेकिन इनके साथ साथ और कितने गवर्नर है जिनको ये अवार्ड मिला है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? रिमेंबर, टोटल 3 लोग जो है, 3 लोग थे जिनको ये अवार्ड मिला है। तीनों की तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि शशिकांत दास साहब फ्रॉम RBI, ठीक है, देन थॉमस जॉर्डन फ्रॉम स्विट्जरलैंड है, ठीक है, थी होंग जो है वियतनाम के हैं, तो उनको भी ये अवार्ड मिला है। तो टोटल 3 लोगों को इस साल A+ ग्रेड ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड अवार्ड मिला है। कौन सा ग्रेड है सबको मिला हुआ? तीनों को कौन सा ग्रेड मिला है? ये A+ ग्रेड जो तीनों को मिला है अंडर ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट। ठीक है, अब ना इसमें और एक चीज ऐड कर लो आप, जो भी गवर्नर ऑफ द ईयर, क्या होता है? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। इस अवार्ड को हम और एक नाम क्या इसका? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ठीक है, याद कर लेना। इसके पहले कौन से इंडिया के गवर्नर थे जिनको ये अवार्ड मिल चुका है? तो रघुराम राजन साहब थे। रघुराम राजन साहब वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस आपके गवर्नर है जिनको ये अवार्ड मिला था, रघुराम राजन साहब को। अब उनके बाद जो है जैसे रैंक 1 पहले बार इनको मिला था इंडिया में, और अभी शशिकांत दास साहब जो है उनको सेकंड बार जो है ये गवर्नर का अवार्ड मिला है। ठीक है, अब देखो ना, ये जो गवर्नर्स है, तो शशिकांत दास साहब जो है वो RBI के 25th गवर्नर है। शशिकांत साहब जो है RBI के 25th गवर्नर है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके साथ में ये चीज भी याद कर लो आप लोग कि जो RBI गवर्नर रघुराम राजन जी है, इनका एक फेमस बुक है आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी फेमस बुक जो इनकी है, आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, यू हैव टू बी रिमेंबर दिस थिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो ये और एक सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था चलो फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ SCO, तो इसमें मैंने बोला था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, व्हाट इज करेक्ट आंसर? ब्राजील इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO। ब्राजील बिल्कुल भी SCO का मेंबर नहीं है। मैंने बोला था SCO में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? बीजिंग है। इसमें आपको देखोगे तो टोटल ईरान जो है ऐड हुआ है लेटेस्ट में। ठीक है, एंड टोटल यहाँ पर आपको 9 कंट्रीज मिल जाएगी। एंड इस बार का समिट जो है वो SCO का इंडिया में हुआ है। तो मैंने वहां पर ना एक न्यूमेरिक भी लिख के दिया है, किस तरीके से 9 देश आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो वो भी अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको ये 9 कंट्रीज को किस तरीके से याद करना है आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रुशियल थिंग है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, विच बैंक, अभी कौन सा वो बैंक है जिसने UPI ATM फैसिलिटी जो है लॉन्च की है? ये कौन सी वो बैंक है जिसने अभी रिसेंट में ही UPI ATM फैसिलिटी लॉन्च की है? UPI ATM फैसिलिटी लॉन्च बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने बोला था बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया था, मैंने ये भी आपको समझाया था कि यही वो फैसिलिटी है, यही वो बैंक है जिसने इंडिया का फर्स्ट कार्डलेस एटीएम, इंडिया फर्स्ट कार्डलेस एटीएम किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ही वो लॉन्च है। इंडिया फर्स्ट कार्डलेस एटीएम जो सर्विसेज है बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही लॉन्च किया है। वहां पर क्या है ना, आप UPI इस्तेमाल कर सकते हो, और UPI का इस्तेमाल करके आप ATM से पेमेंट निकाल सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। अब ऐसे करने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की एकमेव पब्लिक सेक्टर बैंक है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब और एक सवाल था जो हमने किया था कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको कितने पैसे मिले हैं? मैंने ये भी बोला था कि अगर इस टाइप का सवाल आप एग्जाम में भी देखते हो तो मेजोरिटी आपको क्या करना है, सवाल को स्किप करना है। वाई स्किप करना है? बिकॉज ये जो फंडिंग रिगार्डिंग है, अगर आपको अमाउंट पता है तो पता है, अदरवाइज आप इसको ना गलत करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, देखो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर
जो फाइनेंस फंडिंग है टोटल 10,000 करोड़ की हुई है। मैंने बोला था मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनके द्वारा दी जाती है टायर 2 एंड टायर 3 सिटी के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में भी डिस्कशन किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो देखो इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, मैंने ये भी बोला था आपको, इंडिया का पहला इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो रिमेंबर दिस इज लॉन्च, इसका जो नेम है, नेम किसने दिया है? व्हाट इज नेम? यस, व्हाट इज करेक्ट आंसर? इंद्रजाल। इंद्रजाल इज द करेक्ट आंसर। मैंने ये भी लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से था, हैदराबाद की जो कंपनी है उनके द्वारा ये बिल्ड है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? विच इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस? तो मैंने समझाया था इंडिया एंड यूएस के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? एक पॉज, व्हाट इज करेक्ट आंसर? युद्धाभ्यास। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर कौन सा एक्सरसाइज होता है बिटवीन इंडिया एंड यूएस? युद्धाभ्यास जो है वो एक्सरसाइज होता है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, अब इसके साथ ना आपको ये भी मैंने समझाया था कि संप्रीति है। ठीक है, संप्रीति है, संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? आपके इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो आपका संप्रीति एक्सरसाइज होता है। ठीक है, दैट नीड टू बी रिमेंबर, आपको उसको याद करना है। संप्रीति एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश में होता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने किया था कल, मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज का एक लिस्ट भी दिया है, जिसके पास लिस्ट होगा एक बार लिस्ट देख लेना, पूरा लिस्ट मैंने लिख के दिया है। नाउ नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड, इसके बारे में मैंने बोला था। दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड के लिए जो अप्रूवल है किसके द्वारा मिले हैं? यूरोपियन यूनियन द्वारा मिले हैं। ये भी मैंने कल डिस्कस किया था। इसके साथ साथ मैंने कुछ सवाल भी आपको पूछे थे, आई होप आपको याद होंगे, जैसे कि जो ग्रीन क्लाइमेटिक फंड है। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेटिक फंड, अब इस फंड में कितने पैसे आए हैं? टोटल $2 बिलियन जो है इस पैसे में आए हैं। और वो कहाँ से लेके आए हैं? यूके से जो है वो वहां पर पैसा ऐड हुआ, यूके ने इसको पैसा ऐड किया ग्रीन क्लाइमेटिक फंड में। ठीक है, तो व्हाट आई वांट कि आप भी एक बार जो है एक बार उस वीडियो को देख लो, उसमें समझाया है ग्रीन क्लाइमेटिक फंड। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है आपका, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है इसको। ठीक है, नाउ देखो व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट? अगेन सेम थिंग है, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जो भारत के जाके बाहर किसी कंट्री में आके रह के आते हैं, या फिर उसके लोग जो इंडिया में आके रह के, उनके सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने साइन किया। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है? तो रिमेंबर द कंट्री ऑफ तंजानिया। ठीक है, सो आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट कंट्री ऑफ तंजानिया। हमने किसके साथ साइन किया है ये एग्रीमेंट? हमने ये एग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ साइन किया। ठीक है, कल मैंने समझा अर्जेंटीना किसके साथ साइन किया? ये अर्जेंटीना के साथ जो है हमने ये एग्रीमेंट आपका साइन किया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ से जो व्हाट वी आर डन अवर रिवीजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन थी, 5-10 मिनट में हमने पूरी रिवीजन कर ली कल की। अब ना इसके आगे जो है हमारे आज के इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट रहते हैं, जिसमें हमें कंसेप्ट भी डिस्कस करना है। ठीक है, और हमें जो है पूरे तरीके से जानकारी लेनी है। आज के ना करंट अफेयर के सेशन की एक खासियत रहेगी, मैंने आज के इस करंट अफेयर सेशन में मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको ऐड किया है, ये भी जो कमिटीज बनी है उनको ऐड किया है। ठीक है, तो आपको जो है साथ साथ मिलके चलना है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो, इंडियाज फर्स्ट यूनियन लॉ मिनिस्ट्री विच हैज बीन लॉन्च। ठीक है, जो लॉ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट जो एक कमेटी का गठन हुआ है। व्हाट इज दैट कमेटी? कौन सा गठन है? वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, अब ना समझो पहले ये चीज क्या है, बहुत लोगों को एक चीज अभी कंफ्यूजन है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है अभी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? इलेक्शंस जो हमारे देश में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएम के इलेक्शन होते हैं। अब जो पीएम का इलेक्शन होता है तब आपको लोकसभा का इलेक्शन में आपको हिस्सा लेना पड़ता है। लोकसभा का इलेक्शन मतलब कौन था? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? खासदार। ठीक है, अगर आप लोकल लैंग्वेज में बात करोगे हम लोग क्या बोलते हैं इसको? खास एमपी। तो जब ना पीएम को नियुक्त करना होता है तो आप जो है एमपी को नियुक्त करते हो, फिर एमपी आगे जाके पीएम को नियुक्त करते हैं। अब उसी तरीके से अगर आपको सीएम को नियुक्त करना है तो आपके कौन से इलेक्शन होते हैं? तब आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, यानी हम क्या उसमें क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। एमएलए जो के लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं आमदार। ठीक है, अब ये दोनों जो लोग हैं, जब इलेक्शन होता है इंडिया में, पीएम के इलेक्शन सेपरेट होते हैं, सीएम के इलेक्शन सेपरेट होते हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ना अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस है जो हम अलग अलग करवाते हैं, पीएम के इलेक्शन अलग करवाते हैं, सीएम के इलेक्शन अलग करवाते हैं, ऐसा ना करते हुए, ऐसा ना करते, ये दोनों इलेक्शन एक ही साथ करना, दोनों इलेक्शन। अभी आपको क्या करना पड़ता है? अभी आपको जब आप जाते हो इलेक्शन करने के लिए,
तो आपको जो है पहले एक अलग अलग इलेक्शन होते हैं, पहले लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका सीएम का इलेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ स्टेट में पहले सीएम का इलेक्शन हो जाएगा, कुछ स्टेट में पीएम का इलेक्शन होगा, दोनों अलग अलग इलेक्शन होते हैं, आपको दोनों के लिए अलग अलग वोट करने पड़ते हैं। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, व्हाट वी वांट वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा, आपको क्या करना है, एक ही दिन होगा, ठीक है, एक ही दिन होगा, और एक ही दिन में आपको जो है आपके एरिया का एमपी को भी नियुक्त करना है, एमपी को भी वोटिंग करना है, और आपका जो एमएलए होगा उसको भी वोटिंग करना है। दिन एक ही होगा, एक ही दिन जाके आप जाओगे और एमपी के लिए वोटिंग करोगे, और एक ही होगा आपका एमएलए होगा, उसी के लिए भी वोटिंग करोगे, ठीक है, दोनों के लिए। तो एक ही बार में आपने ये भी नियुक्त कर लिया, ये भी नियुक्त कर लिया, पीएम और सीएम के अलग अलग इलेक्शन नहीं होंगे, एक ही दिन में आप आपके स्टेट का सीएम भी चूज करोगे और आपके देश पीएम भी चूज करोगे। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, इसे हम क्या बोलेंगे कि भाई हाँ, इसे बोलते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखो ना, ये जो इसके तो बहुत ज्यादा फायदे भी है। जैसे अगर वन नेशन वन इलेक्शन हमारे यहाँ पर होता है, तो जो इलेक्शन के लिए जो खर्चा लगता है वो बहुत ज्यादा, इलेक्शन स्पेंडिंग कम हो जाएगी। देखो आपको ना सेपरेट सेपरेट प्रचार नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखो एक्स पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको ना अलग अलग प्रचार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके इस पार्टी का जो खासदार होगा वो अपना इलेक्शन, एंड आमदार जो होगा वो उसका इलेक्शन, ये दोनों लोग जो है एक ही साथ उसके इलेक्शन के कैंपेनिंग करेंगे। दोनों अपनी अपनी कैंपेन एक साथ ही कर सकते हैं, जो दोनों एक ही पार्टी के हैं तो दोनों हेल्प भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है जो खर्चा होता है इलेक्शन में, वो खर्चे भी क्या हो जाएंगे, इलेक्शन के खर्चे कम हो जाएंगे। उसी के साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, हर इलेक्शन में क्या होता है, जब भी इलेक्शन होता है पुलिस फोर्स वहां पे इन्वॉल्व होती है, जो भी वहां की मिलिट्री है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है समटाइम। तो ये पुलिस फोर्स है, एजुकेशन के जो कर्मचारी टीचर्स लोग हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों के कारण कहते हैं सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो केवल इलेक्शन करवाने के लिए ही बिजी हो जाता है, ठीक है। और ये नहीं है कि एक ही बार करना है, यही चीज आपको पीएम के लिए भी करनी है और अलग से सीएम के लिए भी करनी है। दोनों इलेक्शन में अलग अलग कर, यही ड्यूटी आपको दोनों इलेक्शन में अलग अलग करनी है। इससे बेटर क्या है, आप एक ही बार ड्यूटी करो और एक ही बार में आपके पीएम भी आ जाएंगे और सीएम भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स है उसका इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये सारी पॉजिटिवनेस है, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, ठीक है। इसी के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भाई हाँ, हम इंडिया में क्या लॉन्च करें, वन नेशन वन इलेक्शन जो है हम लॉन्च करें। अब क्या है ना, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि कुछ रुपए है, कुछ लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है, इसलिए हमें एक कमेटी बिठाई और बोला गया उस कमेटी में कि आप जो है क्या करो, आप ना चेक करो कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इंडिया रेडी है या नहीं है, क्या आने वाले इलेक्शन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो ये जो हेड है, फिर वो जो कमेटी अपॉइंटमेंट हुई, उस कमेटी अपॉइंटमेंट के बाद इस कमेटी का हेड कौन बना या फिर किसको एक कमेटी दी गई, तो इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने पेश है। हु इज द हेड ऑफ द कमेटी, ठीक है, हु इज द हेड ऑफ द कमेटी, क्या लगता है कौन होगा? टेक अ 5 मिनट पॉज, टेक अ 5 सेकंड का पॉज एंड मार्क द करेक्ट आंसर। Yes, guys. What is correct answer? Remember answer number A. Option number A. That is Sri रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अब आपको पता होगा श्री रामनाथ कोविंद जी कौन है। रामनाथ कोविंद जी जो है हमारे भारत के प्रेसिडेंट रहे, एक्स प्रेसिडेंट है हमारे भारत के, ठीक है, जो कि पहले प्रेसिडेंटशिप, अभी हालांकि प्रेसिडेंटशिप उनके पास है नहीं है, ठीक है। अभी जो प्रेसिडेंटशिप है वो श्री द्रौपदी मुर्मू जी के पास है, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है उनके पास है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी है वो उनके पहले वो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। अब ये जो मेंबर बॉडी है ये भी याद कर लो, टोटल कितने इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर्स होंगे यहाँ पर, टोटल 8 मेंबर्स होंगे। टोटल मेंबर्स कितने यहाँ पर, टोटल आपको 8 मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ ना आप याद भी कर लो, अदर भी नाम से कुछ उसमें जाता है, उस अदर नाम को भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल मैंने जैसे बताया अभी आपको कि टोटल 8 मेंबर्स की कमेटी है, ठीक है। किसके अंडर हेड है वो, श्री रामनाथ कोविंद जी इनके अंडर हेड है, ठीक है। किसके द्वारा ये बुलाई गई थी, लॉ मिनिस्ट्री द्वारा इसको बुलाई गई थी। और क्या बोला गया है इन सबको कि आपका एग्जामिन करो कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन की क्या क्या संभावना है, कौन सी संभावना है जिसके कारण हम वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये भी बोला गया है अदर 7 में टोटल 8 मेंबर्स है, बाकी के जो 7 मेंबर्स है इनकी नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे आपके लिए, आपको एक बार बस इससे गो थ्रू करवा लेना है, ठीक है ना। नो नीड टू सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार आपके आखिर जैसे एक बार आपको समझ में से आने जाए, इतना बस कर लो। डॉक्टर रामनाथ हेड जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है,
अगर आपको हेड पता है तो बाकी नाम से आपको याद हो जाएंगे, फिर नो नीड टू रिमेंबर बाकी के नाम। नो, नेक्स्ट। अब देखो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ 5 मिनट का ब्रेक एंड मार्क द करेक्ट आंसर। पहले ना देखो क्या है चीज। चीज ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है एंड स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पार्टनरशिप कैंपेन लॉन्च किया है। और वो पार्टनरशिप कैंपेन क्या है, कैंपेन का नाम क्या है, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब ना पहले एक बात समझो मेरी, एवरीवन, जो आप हो या फिर मैं हूं, हम सब लोग अगर काम कर रहे हैं या फिर एजुकेशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कभी तो ना एक मकसद है हमारा। मकसद क्या है कि भाई भाई जॉब लग जाए, ठीक है। लेकिन ना जॉब लगने से बस चीजें मतलब सॉल्व होने वाली नहीं है। आपको जो है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो उद्योग है, जो व्यवसाय है, वहां पर भी तो प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आप कितने तो क्या करोगे, बस एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जॉब कर ही फोकस करोगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज को अगर आगे बढ़ना है, आगे ग्रोथ करनी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, इन्होंने नीचे दिए हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ मिलकर एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप एक कैंपेन लॉन्च किया है। और ये जो कैंपेन है मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये जो कैंपेन है यहाँ पर टोटल 5 लाख, आई कैन से, कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन हम बोल रहे हैं, टोटल 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को क्या करने वाले हम, स्किल प्रोवाइड करने वाले हैं। टोटल कितने लोगों को, 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को हम क्या प्रोवाइड करने वाले, स्किल प्रोवाइड करने वाले हैं। और वो भी कम से कम कितने ईयर के अंदर, हम बोल रहे हैं टोटल 3 ईयर के अंदर, अगले आने वाले 3 साल के अंदर ही हम जो है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम भारत द्वारा लॉन्च हुआ है, किसके साथ हुआ है, ठीक है। I'll take a 5 minutes break, take a 5 second का break and mark the correct answer. Alphabet, Meta, Microsoft, IBM, कौन होगा? Yes. What is your correct answer? Correct answer is option number C. What is your correct answer? Option number C is the correct answer. किसके साथ है? मेटा, ठीक है। मेटा आपको पता है, फेसबुक जो आपका है, ठीक है, दैट इज फेसबुक, ठीक है। फेसबुक हो गया आपका, इंस्टा हो गया, ठीक है। इनके जो हेडक्वार्टर्स, इनके जो हेड है, ठीक है, उनके आप क्या बोलते हैं, हम उसको मेटा, ठीक है। तो मेटा जो है, दे आर टुगेदर अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेटा ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके पार्टनरशिप लॉन्च की है। कौन सी पार्टनरशिप है ये, कि हमें एजुकेशन को कहाँ पे लेके जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर लेके जाना है, ठीक है, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसमें हमने क्या डिसाइड किया, टोटल 5 लाख लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे हम, टोटल 5 लाख लोगों को हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे। कितने लोगों को, टोटल 5 लाख लोगों को जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो लोग हैं, इनके साथ कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज को हेल्प करेगी, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें आ जाएगी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी इसका हिस्सा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हाँ, मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है, अगेन आप ना पहले समझ के लीजिए एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। आप ना पहले इस क्वेश्चन को समझिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कि जो मालवीय मिशन है, ठीक है, इस मालवीय मिशन का पर्पस क्या है, ठीक है। आप ना एट वेरी फर्स्ट यू मस्ट अवेयर अबाउट हु इज द मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, इनका पूरा नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस पर्सनैलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अब आपको जो मदन मालवीय जो मिशन है, इसके बारे में पहले बता दूं। इसमें ना पर्टिकुलरली हम क्या करने वाले हैं, मदन मोहन मालवीय के मिशन के बारे में। ये जो मिशन है, हमने टीचर डे के ऑकेजन के ऊपर जो है इसको लॉन्च किया, ठीक है। टीचर डे कब होता है, 5, हाँ बोलो, टीचर डे कब होता है, 5 सितंबर। तो रिमेम्बर हमने इसको कब लॉन्च किया, 5 सितंबर को जो है हमने इसको लॉन्च किया। कितने लॉन्च किया हमने, 5 सितंबर को जो है हमने लॉन्च किया 2023, 5 सितंबर 2023 में इसको जो है हमने लॉन्च किया है, ठीक है। और किसने लॉन्च किया है, तो अगेन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हमने क्या, इसमें मकसद क्या है इसका, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टीचर्स लोग होते हैं, टीचर्स लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। टीचर लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, हम टीचर लोगों को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर हो रही है। अब ना एक बात समझो, यू मस्ट बी अवेयर टू व्हाई टीचर्स नीड अ ट्रेनिंग। टीचर को ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, टीचर ऑल्सो नीड अ ट्रेनिंग हाउ टू टीच। अब क्या है ना, देखो क्या हो रहा है, हमें जाना है एजुकेशन से कहाँ पे जाना है, हमें
एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है। अपने एंटरप्रेन्योरशिप जाए तो जाएंगे हम, जो सिखाने वाले जो है वो गुरु जो है वो भी तो उसमें आना चाहिए, उन्होंने भी तो इस सारी चीजों को क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। इसलिए टीचर्स को भी जो नया एजुकेशन पॉलिसीज है, नए एजुकेशन रूल्स है, उनके हिसाब से सिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है हमने मदद मोहन मालवीय एक मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत इसका मेन पर्पस क्या है, दिस इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब मैं एक बात समझो, हमारे यहाँ पर एक बॉडी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोग्राम है जिसको कंडक्ट करने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, इट इज यूजीसी। ठीक है, नाउ व्हाट इज यूजीसी? यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन। क्या यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन? ये जो है इनके द्वारा जो है टीचर्स जो है हमारे उनको प्रोग्राम ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्या करना है। ठीक है, कौन सा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन। ठीक है, यस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, आराम से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको समझाई है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च द न्यू मोबाइल एप्लीकेशन शेयर डॉट मार्केट? ठीक है, ये जो शेयर डॉट मार्केट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सबसे पहले ना एक समझो, आप पहले ना एक समझो बात। ठीक है, जो शेयर डॉट मार्केट है इसका मेन मकसद क्या है, या फिर इसको व्हाई दे हैव बीन लॉन्च दिस पर्टिकुलर ऐप? दिस हैज बीन लॉन्च बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, जो भी आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं, okay? अब व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ये भी सवाल सबके मन में आता है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपके स्टॉक्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड हो गए। ठीक है, ये जो आपके क्या है, ये इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न है आपको। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, उसी के आधार के ऊपर या फिर इसी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और यही सारी चीजें आपको एक ही प्लेस के ऊपर अवेलेबल होने के लिए जो application that has been launched, that application is the share dot market application है। इसके इसको जो है ऐप है, शेयर डॉट ऐप है, इसको जो है उन्होंने प्रमोट किया है या फिर इन्होंने आगे लाके इस चीज को आगे लेके आए हैं। अब इसमें क्या है ना, एक चीज ये भी है कि ये जो ऐप है आपको बहुत ज्यादा कम दर के ऊपर या फिर लो कॉस्ट अवेलेबल आपको ये आराम से हो जाएगा। अब देखो ये जो ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पूछा गया है। ये जो इनिशिएटिव है इन्वेस्टमेंट करने का, स्टॉक मार्केट में करने का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा वो मोबाइल ऐप है, शेयर डॉट मार्केट ये मोबाइल ऐप है। आपको बताना है कि ऐप किसका है। सिंपली आपको बस क्या बोलना है कि ऐप है किसकी का है। ठीक है, रिमेंबर दिस ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द, टेक अ पॉज लिटिल बिट। Yes, guys. Yes, you are correct. What is correct answer? This app has been launched by the फोन पे। किसके द्वारा ये लॉन्च हुआ है? फोन पे के द्वारा ये जो ऐप है लॉन्च हुआ है। आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं मेरे साथ। गिव द हेडिंग फोन पे। ठीक है, याद रखो फोन पे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप। ठीक है, शेयर डॉट मार्केट ये मोबाइल डॉट उन्होंने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो एज आई टोल्ड यू, ये लॉन्च करने सबसे बड़ा क्या है कि जो भी मार्केट है, मार्केट आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है मार्केट के, जैसे कि आपने बोला मैंने म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड को इंट्राडे डिलीवर के लिए, आपके स्टॉक्स खरीदने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट पैटर्न फॉलो करने के लिए आपको जो है ये पर्टिकुलर ऐप जो है फोन पे द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ना समझो कोई भी ऐप अगर आपको आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक मार्केट हो गया, आपको म्यूचुअल फंड हो गए, ये सारे के सारे के आपके कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको रेगुलेशन करना अगर आपको इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को क्या है रेगुलेशन करना क्या आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेगुलेशन का काम किसका होता है? दिस रेगुलेशन हैज बीन डन अंडर द सेबी। सेबी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इन सभी चीजों को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। अब मैं इसके साथ साथ और एक चीज याद रख लो, ठीक है, इसके जो सीईओ कौन है, ठीक है, फोन पे के जो सीईओ कौन है। तो जब ये फंड हमने लॉन्च किया, जब ऐप जो है उनको लॉन्च किया गया था, तो उस समय जो है सीईओ कौन थे आपके? समर निगम। ठीक है, समर निगम द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ द कंपनी। समर निगम जो है वो इस समय के क्या थे आपके को फाउंडर थे, या फिर उन्होंने जो है ऐप को जो है लॉन्च करने में हेल्प की है। देखो अब नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहता हूँ ना आप 5 सेकंड दे लो और मार्क जो करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज इट इज इजीली गेसेबल। ये सवाल है आप इजीली गेस कर सकते हो, आप आराम से जो इसका आंसर मार्क कर सकते हो, आराम से मार्क करो। टेक अ 5 सेकंड एंड मार्क द करेक्ट आंसर।
देखो इस सवाल में ना एक तो हिंट है, यहाँ पर क्या दिया है सवाल में, अगर आप अच्छे से सवाल पढ़ते हो तो इन्होंने सवाल में क्या दे रखा है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो नेशनल सफाई कर्मचारी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, सफाई कर्मचारी। अब सफाई कर्मचारी अगर आते हैं, इनके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है लॉन्च की गई है। अब ना सबसे पहले दिमाग में आपके सवाल यही आना चाहिए कि क्यों ये स्कीम किसके लिए है, क्योंकि उनका ना सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यही होती है, सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। देखो सफाई कर्मचारी जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो है उसकी तरफ अच्छे तरीके से नजर नहीं रखते। उनको लगता है कि भाई हाँ ये जो है बहुत ही कम अ, काम करते हैं या फिर कम दर्जे का काम करते हैं, तो इनके साथ वो अच्छे से बिहेव भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है? इसलिए जो ये पर्टिकुलर स्कीम है इन्होंने लॉन्च की है। अब ना यहाँ पे ये भी समझ लो सफाई कर्मचारी में फिर कौन कौन आएंगे, तो ये भी याद कर लेना। यहाँ पे सफाई कर्मचारी में सबसे जैसे स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो सफाई मतलब स्कैवेंजर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट पिकर जो होते हैं आपके कचरा उठाने वाले जो लोग होते हैं, वेस्ट पिकर्स, ठीक है। दिस ये मैनुअल स्कैवेंजरिंग जिसे वो बोलते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर करते हैं, वेस्ट पिक करते हैं, दे आर द योर सफाई कर्मचारी, ठीक है। तो उनके लिए जो है ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो लॉन्च है। तो आपको मुझे बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ये करेंगे। वेरी इजी टू डू इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी टू मार्क। यस गाइस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। अब देखो सफाई कर्मचारी है तो ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री होगी, फिर आपकी कॉर्पोरेट अफेयर्स भी नहीं होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। यहाँ पर दो इसमें आप कंसिडर कर सकते हो, ट्राइबल अफेयर्स में या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस में, बट व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज योर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। देखो सोसाइटी में ना इनको जस्टिस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस मिलने के लिए ही हम जो है अभी झगड़ा कर रहे हैं, ताकि सब जो मिनिस्ट्रीज है इनको मिल सके, सफाई कर्मचारी जो है उनकी हालत जो क्या हो अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक। अब देखो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, ये लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया ये भी याद रख लो, 2023 24 और 24 25 ये जो ईयर है, यहाँ पर जो है एमओयू जो है फिस्कल ईयर्स ये है, इसके इस फिस्कल ईयर में जो है इसको हमने लॉन्च कर रखा है। अब इसमें क्या होने वाला है तो वो भी समझ लो। इसमें क्या करेंगे, वी आर प्रोवाइड गोइंग टू प्रोवाइड अ वेरियस लोन बेस्ड एंड नॉन लोन बेस्ड स्कीम, ताकि जो आपका शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो भी हम उसके लिए लॉन्च कर देंगे। अगर उसको लोन बेस्ड चाहिए, कुछ नॉन लोन बेस्ड भी चाहिए, वो भी हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि उनकी जो एम्पावरमेंट हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है। अब उसी की तरह एक भी ये भी याद कर लो, ठीक है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए, ये जो आपके सफाई कर्मचारी डेवलपमेंट है ना, इसकी स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए के जो लोन है वो दिए जाएंगे, ठीक है, अंडर दिस पर्टिकुलर महिला समृद्धि योजना, ठीक है। अब ये जो महिला इसके अंतर्गत अब दे सकोगे, ठीक है, जो कि आपका माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस स्कीम है और महिला समृद्धि योजना है, उसके अंतर्गत 1 लाख रुपए तक हम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा आपको, 4 to 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लगेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा कम दाम के ऊपर, बहुत ज्यादा कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है उनको हम लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इसी के साथ साथ ना बस ये करके हम रुकने वाले है नहीं है, ठीक है। अगर उनको और कुछ भी चीजें आगे आगे बढ़ने के लिए, मतलब ग्रीन बिजनेस स्कीम हो गई, आपकी जनरल टर्म लोन स्कीम हो गई, इसके अंतर्गत भी जो है अगर उनको कुछ पीपल बेनिफिशियरी, अगर उनको कुछ स्कीम चाहिए, उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए, तो वो भी जो है वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वही बोलता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू रिमेम्बर कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत जो है ये स्कीम जो है लॉन्च हुई है, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, नेक्स्ट सवाल भी आपको मैं चाहता हूँ अगेन मार्क द करेक्ट आंसर, अगेन इज रिगार्डिंग विद द स्कीम, वेरी इजी स्कीम है, आप ट्राई कर देना, ट्राई कर लो। पीएम दक्ष योजना, ठीक है, पीएम दक्ष योजना के बारे में आपको वेरियस स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अगर जिसको ना फुल फॉर्म चाहिए, पहले मैं फुल फॉर्म दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है हेल्प हो। व्हाट इज फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दिस इज अ पीएम दक्षता, पीएम दक्षता और पीएम दक्षता और कुशलता, कुशलता
फिर कुशलता, संपन्ना, जैसे हम बोले संपन्ना, संपदा, ठीक है, संपन्ना, ठीक है, हितग्राही, पीएम दक्ष, ठीक है, दक्षता और कुशलता, संपन्ना, हितग्राही, ठीक है, हितग्राही। दिस इज व्हाट द पीएम दक्ष, ठीक है, जैसे क्या पीएम दक्ष, दक्षता और कुशलता, संपन्ना, हितग्राही, ठीक है, हितग्राही। दिस इज द पीएम दक्ष योजना, तो ये पीएम दक्ष योजना है। अब ना आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। सबसे पहले ना ये कि याद करो कौन सी मिनिस्ट्री होगी, पहले वो बताओ मुझे, कौन सा वो मिनिस्ट्री होगा जिसके अंतर्गत जो है पीएम दक्ष योजना लॉन्च किया गया होगा। ठीक है, अब देखो जब आप नाम पढ़ते हो तो आपको नाम पढ़ते हो एक तो आइडिया हो जाता है कि भाई दक्षता मतलब क्या, सिक्योरिटी रिगार्डिंग है। कुशलता मतलब क्या होगा, थोड़ा सा स्किल एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग होगा। दक्षता मतलब क्या है, सिक्योरिटी। कुशलता मतलब क्या होगा, तो स्किल रिगार्डिंग है। तो ऑब्वियसली समाज से रिलेटेड कुछ तो होगा। ठीक है, तो समाज से रिलेटेड कुछ तो है, तो इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री कौन होगी आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन आपको ना क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अब ना मैं आपको यहाँ पे एक हिंट भी देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्टिकुलर जो स्कीम है आपकी, कौन सी स्कीम है आपकी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब ना बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके आर नॉट अवेयर व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है वो नहीं पता है। ठीक है, देखो उनके लिए समझ लो, देयर आर टू टाइप ऑफ स्कीम। कितने क्या टाइप की स्कीम है, दो टाइप की स्कीम आती है। एक आती है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक कौन सी स्कीम है आपकी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और दूसरी स्कीम कौन सी आपकी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसका मतलब समझो क्या होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि 100% पैसा, 100% जो मनी होता है स्कीम के अंतर्गत का, ये सारा का सारा पैसा किसके द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कोई अगर स्कीम, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पीएम दक्ष स्कीम, पीएम दक्ष स्कीम कितनी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। भाई ये क्या कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इस अगर सपोज करो अगर ये जो पैसा है, मतलब यहाँ पर जो स्कीम के जो भी पैसा लगे, जितना पैसा लगता है स्कीम के अंतर्गत, ये सारे का सारा पैसा जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही दिया जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, जब भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम आएगी याद रखना सारा का सारा पैसा उस स्कीम में जो लगने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, अगर मैं क्या बोलता हूँ ये जो स्कीम है एक कौन सी आपकी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो इसमें ना आप चीज रखो, व्हेनेवर यू यूज अ वर्ड अ स्पॉन्सर, तो यहाँ पर ना एक चीज याद रखना, जो भी स्टेट है हमारी, तो वो स्कीम का कोई भी स्कीम है तो उसका 60% हिस्सा, 60% एंड 40% ऐसे हिस्से पड़ जाते हैं। 60% पैसा जो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन 40% पैसा किसको डालना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को डालना पड़ता है। मतलब कोई अगर स्कीम है उसके 100 रुपए लाने हैं, तो स्कीम में 100 रुपए लगने वाले हैं, और वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां का, वो स्टेट गवर्नमेंट 40% पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट पैसा पे करेगा, 40 रुपए उस स्कीम के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा, और 60 रुपए जो उस स्कीम के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका पे करेगा। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर में इस तरह का डिवीजन होता है। अगर यूनियन टेरिटोरीज है, सपोज यूनियन टेरिटोरीज है, तो यूनियन टेरिटोरीज के तो 90:10 का रेशो होता है। मतलब कोई स्कीम है जो यूनियन टेरिटोरीज जो है आपकी, दिल्ली हो गई आपकी, देन पौंडीचेरी हो गई, दादर नगर हवेली हो गई, ये क्या है सारी चीजें, ये सारे के सारे आपके सेंट्रल आपकी जो यूनियन टेरिटोरीज है। तो अगर यूनियन टेरिटोरीज को अगर पैसा देना है किसी स्कीम के अंतर्गत, और वो स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो उस स्कीम में से 90% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का से आएगा, लेकिन 10% पैसा जो है वो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटोरीज की क्या करेगी, पे करेगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये जो बेसिकली ना दो डिफरेंस है प्रधानमंत्री सॉरी जो आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड सेक्टर स्पॉन्सर स्कीम है, इन दोनों में जो है आपको मेजोरिटीली ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा। लेकिन ना एक चीज समझो आप, ये जो स्कीम है, ठीक है, अभी जो हम स्कीम के बारे में बात कर रहे थे पीएम दक्ष स्कीम, ठीक है, ये पर्टिकुलरली क्या है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली क्या है, जैसे मैंने बोला कि पीएम दक्ष स्कीम क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है किसके द्वारा चलाई जाती है, ये जो स्कीम है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा जो है चलाई जाती है।
अब इस स्कीम में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले इस स्कीम का एक पॉइंट समझो। ये जो स्कीम है आपका, ये स्कीम आपको चलेगा 2020-21 से लेके 2021 से लेके 2022-23 तक। ये जो है स्कीम का ड्यूरेशन है। यानी ऑप्शन नंबर 1 भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी क्या आपका करेक्ट है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों पॉइंट है स्कीम के रिगार्डिंग है। ये स्कीम भी आपकी 2020-21 से लेके 2022-23 तक जो है आपकी ये स्कीम चलेगी। अब इसके साथ ना एक भी पकड़ लो कि इस स्कीम में क्या होने वाला है। जो भी आपकी कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल एससी कम्युनिटी हो गई, ओबीसी कम्युनिटी हो गई आपकी, ठीक है, तो ये कम्युनिटी के जो मेंबर्स है इनको क्या प्रोवाइड की जाएगी, स्किल जो है प्रोवाइड की जाएगी। इनको स्किल के ट्रेनिंग प्रोवाइड दिए जाएंगे, जिसके कारण जो है उनको आपके अलग अलग चीजें, मतलब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, स्किल प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि जो सैनिटेशन के जो इवन यो सैनिटाइजर वर्कर जिसके बारे में अभी हमने किया, जिनको हम क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनको भी जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि क्या उनको एक सस्टेनेबिलिटी या फिर एक पर्टिकुलर इनकम क्या बोल सकते हैं, इनकम बढ़ सके उनका, उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके, मार्केट में उनको वैल्यू इंक्रीज हो उन लोगों की, सफाई कर्मचारी उनकी। इसलिए जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाया जाता है, ताकि इंडिया के जो भी कर्मचारी वर्ग है या फिर जो भी भारत के जो भी अपने अनस्किल वर्कर है, जो भी है, मतलब एससी हो गया, ओबीसी हो गया, ये सारे लोग हैं, उन सभी लोगों को क्या प्रोवाइड हो, उन सभी लोगों को जो है आपका योजना के अंतर्गत लाभ हो, ठीक है। इसलिए जो है पीएम दक्ष योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। अब ना इसमें एक पॉइंट बोलता हूँ बस, यहाँ पर अब ना कौन कौन सी फैमिली इन्वॉल्व है। तो इफ यू लुक एट द ओबीसी कैटेगरी, तो अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि ओबीसी के लिए अगर आपको होना है, तो आपको जो फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम शुड बी बिलो 3 लाख, दैट फैमिली इनकम इज बिलो 3 लाख फॉर द ओबीसी। अगर आप ओबीसी मेंबर हो और इसका पार्ट बनना है, तो आपका जो फैमिली मतलब फैमिली इनकम है वो 1 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन क्लासेस से आप हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपको कम से कम जो है आपका एनुअल फाइनेंशियल इनकम जो आपका बिलो 1 लाख होना चाहिए, बिलो 1 लाख होना चाहिए। तो अगर आपका एनुअल फाइनेंशियल बिलो 1 लाख है, तभी जो आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, तो अगर आपका इनकम 3 लाख से कम है, तभी आप जो है इसमें हिस्सा ले सकते हो। अब ना एक बात समझो, यहाँ पर आपको क्या दिया है ऑप्शन, क्राइटेरिया इज बिटवीन 18 टू 60, यहाँ पे कितना दिया है 18 टू 60। अब ना आप समझो, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, स्किल प्रोवाइड करनी है, क्यों ये सारी चीजें क्यों करनी है, ताकि आपको जॉब लगे, ताकि आप आपके खुद के पैरों पर खड़े रह सको। अब जो बंदा या फिर जो भी इंसान है, वो एट एज ऑफ 60 तक गया है, दैट पर्सन इज एट एज ऑफ 60। अब 60 उम्र की जो भी आदमी होगा या फिर 60 उम्र का जो भी होगा, वो स्किल सीख के क्या करेगा, ठीक है, ये हैज नो यूज फॉर द स्किल, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर सी, दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज अ रॉन्ग, ठीक है। ये ऑप्शन क्या आपका रॉन्ग है, क्योंकि ना 60 से 18 से लेकर 60 एज तक वो क्या करेगा, दैट एज शुड बी क्या होना चाहिए, 18 से लेके आपका 45, दैट एज शुड बी 18 टू 45। ये याद रख लेना, कितना एज होना चाहिए, 18 टू 45 जो है उसका एज होना चाहिए, अगर आप जो है इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो, ठीक है। और ये स्कीम किसके, देखो ये स्कीम का मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 18 टू, ये क्या होना चाहिए था, 18 टू 45 होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया, 2020 किसमें लॉन्च हुआ है, ड्यूरेशन क्या है इसका, 2021 से लेके 22 ड्यूरेशन है इसका। किसके द्वारा लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ओबीसी मेंबर हो तो कितना इनकम होना चाहिए, 3 लाख के इनकम, एनुअल इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए। और अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हो, ईबीसी से हो, तो आपका जो है एनुअल इनकम 1 लाख से जो है कम होना चाहिए, अगर आपको इस चीज का पार्ट बनना है तो, ठीक है। यस, आई होप सबको समझ में आ रहा है। एंड हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार मार्क करके रखो कि ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब इस चीज का जो पैसा है 100% पैसा है कहाँ से आने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही आने वाला है। अभी जो भी चीजें मैंने डिस्कस कर ली, सारी की सारी चीजें जो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप इस अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, which of the following among the launch, ठीक है, which among the following ministry has launched
ग्रामोद्योग विकास योजना। ग्रामोद्योग विकास योजना किस मिनिस्ट्री द्वारा जो है लॉन्च की गई है? अब ना सबसे पहले वही चीज है, दिमाग लगाओ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे जो वर्ड है ना ग्राम उद्योग, ग्राम उद्योग, इसके ऊपर देखो एंड देन देन सोच के बोलना मुझे कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी जिसने ये क्या क्या लॉन्च किया है, ठीक है। और यहाँ पे बेनिफिट किसको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो लोग? आर्टिशियंस को जो है बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आर्टिस्ट मतलब कौन है? जो भी गांव खेड़ी में अगर आप कभी गए हो तो वहां पे ना आपको बहुत सारे आर्टिशियंस मिल जाएंगे जिनकी हैंडक्राफ्ट की दुकान है, ठीक है, या फिर वो कुछ ना कुछ क्राफ्ट वर्क करते रहते हैं। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? आप आर्टिशियंस लोग हो, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ना आप ये भी प्रोवाइड करो, इट ऑल्सो इंक्लूड विलेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्री जो भी आप छोटी छोटी, देखो ग्राम उद्योग, ग्राम उद्योग मतलब गांव में जो भी होता है वो सारा, जैसे हम क्या बोलते हैं? विलेज इंडस्ट्री बोलते हैं। गांव की सारी विलेज इंडस्ट्री में यहाँ पर आपको जो भी सांबार लोग होते हैं, चप्पल सीने वाले वो लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लेट्स से छोटे कोई अगरबत्ती बेचता है तो वो वाले लोग होते हैं, ठीक है। अदर जो भी आर्टिस्ट जो आपके क्राफ्ट वाला काम करते हैं, क्राफ्ट मेकिंग वाला काम होता है, वो वाले लोग होते हैं, ठीक है। ये सारे लोगों को हम क्या बोले कि यू आर पार्ट ऑफ विलेज इंडस्ट्री। तो इस विलेज इंडस्ट्री को हमें डेवलप करना है, ठीक है। और इसमें ना कौन कौन डेवलपमेंट कर देगा, मतलब यहाँ पर जाके किन लोगों को जो हम ग्राम उद्योग विकास योजना में किस किन लोगों को टारगेट करने वाले हैं हम? तो याद करना पर्टिकुलर हम करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको, जो आशा वर्कर, अगर आपने पता होगा आशा वर्कर्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, उनके लिए भी जो है हम काम करने वाले हैं, ठीक है। प्लस जो आपके आर्टिशियंस है, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने मेंशन कर ही रखा है, आर्टिशियंस लोग हैं, उनको जो है उनको भी हम जो है हेल्प करने वाले हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, आर्टिशियंस जो है इनको हेल्प होने वाली है बहुत ज्यादा इस काम में, ठीक है। अब ना सवाल इसका बस एक ही क्राइटेरिया है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आते हो तो आपको क्या हो जाएगा? जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट आपको आता है उसको प्रमोशन का काम, उसको डेवलपमेंट का काम, उसको फाइनेंस का काम करने की जिम्मेदारी ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री आपसे लेगी। इसके ना अगर आपको इस स्कीम के अंतर्गत आना है तो इसका बस एक ही एलिजिबिलिटी कहते हैं, ओनली सिंगल, एक ही क्राइटेरिया है इस स्कीम में आने का कि आपको कौन सा ना कौन सा आइदर वन, एक तो एक आपको क्या आना चाहिए? आर्ट एंड क्राफ्ट मेकिंग आना चाहिए। कोई भी, जो भी मैंने अभी आपको नाम लिखवाए थे उन किसी में से भी ना आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। यू मस्ट हैव दैट नॉलेज, ठीक है। आपको जो है उनमें से किसी एक के चीज के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप लोग जो है उसके बारे में जानते होने चाहिए, तभी जो है आपको वो आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर ग्रामोद्योग विकास योजना में हिस्सा मिलेगा। मतलब ट्रेडिशनली आपका वो बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशनली यू मस्ट हैव दैट बिजनेस, ठीक है। मतलब ना आपके पापा भी वही करते थे फिर आप भी वही कर रहे हो, तो इस तरीके से कोई आपका बिजनेस फैमिली बिजनेस है किस चीज का? आर्ट में, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट मेकिंग का। कौन सा बिजनेस होना चाहिए आपका? आर्ट एंड क्राफ्ट मेकिंग का बिजनेस है, तभी जो है आप ग्राम उद्योग विकास योजना के हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री को डेवलपमेंट करने का, आर्ट एंड क्राफ्ट मेकिंग ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रोथ करने का, किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपका सवाल है। कौन करेगा ये सारा? ठीक है, देखो सबसे पहले डिलीट वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? अगर आपको एग्जाम डिलीट कौन सा करेंगे? सबसे पहले ये डिलीट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये कोई नहीं करने वाला है, नो वन इज गोइंग टू वॉच दिस थिंग। मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये कभी भी इस तरीके से कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना स्किल डेवलपमेंट का तो हम बात नहीं कर रहे, हम प्राइमरी फोकस क्या है हमारा यहाँ पर? प्राइमरी फोकस है कि उनको बिजनेस कैसे ग्रो करना है उनका, उसके बारे में बोलना है, ठीक है। स्किल तो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो ये भी चला गया। देखो यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। अब ना ये भी नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है ये? तो यहाँ पर ना जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम ओवरऑल बात करते हैं। ओवरऑल मतलब उसका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई, ये सारी चीजें जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ना हम ये सारी चीजों के बारे में नहीं बोल रहे, हम बस क्या बोल रहे हैं? किस तरीके से वो जो है अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसी के ऊपर जो हम फोकस कर रहे हैं, बाकी किसी के ऊपर और फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा इसमें सही आंसर आएगा। ये भी चला गया, तो व्हाट लेफ्ट? यू लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री इसका होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके दो एंटरप्राइजेस, इसके द्वारा जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अभी मैंने आपको जो भी बताया, जो भी नॉलेज मैंने आपको दिया है, ये सारा का सारा नॉलेज आपके इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको मिल जाएगा, यू कैन रीड इट, ठीक है। लेकिन सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवाए हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, अगेन वेरी स्पेशल प्रोग्राम, दीक्षा पोर्टल। आप ना पढ़ो इसको, दिखते ही आपको ना पता होना चाहिए, दिखते आपको आना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री होगी कि जो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो मार्क करो। ओके, आई होप आप सबने जो है मार्क कर रखा होगा। लेट मी डिस्कस कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म क्या है या फिर ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले याद रखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी पता है, एवरीबॉडी नोस कि व्हाट इज एनसीईआरटी। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी के जो बुक है या फिर जो कंटेंट है उसका, उसको ना हम ई कंटेंट फॉर्मेट में लिख के आएंगे। पहली बात तो ई कंटेंट फॉर्मेट में लिख के आएंगे, और जो भी आपके स्कूल्स है उस स्कूल्स में वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जहां पर जो है एनसीईआरटी के सारा जो मटेरियल है, सारा जो कंटेंट है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। अब ये जो कंटेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन एक मोबाइल के जो ऐप होगा आपका, मोबाइल ऐप में भी आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दीक्षा पोर्टल। इसमें क्या हो जाएगा, जो भी टीचर्स है, जो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, वो बस क्लासरूम में सीमित होकर नहीं पढ़ाएंगे। तो जो भी आपका बच्चा है, बच्चा कहीं पे भी हो, ठीक है, कौन से भी कोने में बैठा हो, उस बच्चे को भी अगर पढ़ना है तो वो क्या कर सकता है, एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसका जो कंटेंट ई कंटेंट, जहां पर एक टीचर होगा, वो टीचर ने आपको सिखाया जाए होगा, वो कंटेंट भी आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, उस कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए आप आगे जाके जो भी आपको पढ़ाई करनी है आगे आपको पढ़ाई कर सकते हो। बेसिक एजुकेशन जो है आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। तो आपको बताना है कौन सी वो मिनिस्ट्री होगी जिसने ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग मतलब क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, नॉलेज आपका शेयर ही होता है। ठीक है, अब देखो नॉलेज शेयरिंग करनी है तो सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने, ये तो पहले हटा दो, ये तो कभी नहीं होगा, नॉलेज शेयरिंग सिविल एविएशन नहीं करेगा, एनसीईआरटी सिविल एविएशन कोई लिंक नहीं है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति नो लिंक, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस नो लिंक। ठीक है, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जो है ये दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो रीड इट, अगर ये जो आपको स्लाइड है पर्टिकुलर, यहाँ पर भी मैंने ये सारी चीजें बताई दी गई है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, आपको ऑनलाइन मोड में भी मिल जाएगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन में भी जो है आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंट्स आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई है। देखो आप ना नाम पढ़ो, पहली बात क्या है, नाम पढ़ो। ठीक है, नाम में क्या लिखा है, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन रोजगार योजना मतलब, रोजगार योजना मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्या प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। रोजगार देना मतलब क्या करना है, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करना ही है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं कहा कि भाई एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इसके कारण आपका ये जो ऑप्शन है पहले डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑप्शन हैज टू बी डिलीटेड कि भाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, एग्रीकल्चर कोई लिंक नहीं है, दिस हैज टू बी डिलीटेड। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है ना, एक एम्प्लॉयमेंट देने का काम, ठीक है, एम्प्लॉय का टेक केयरिंग करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्वियसली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको आंसर नंबर ए, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये जो पर्टिकुलर योजना है किसके द्वारा चलाई जा रही है, वो जो योजना है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जो है चलाई जा रही है। अब इसके दौरान ना क्या होता है, देखो कोविड-19 आया था, कोविड-19 बहुत लोगों की जो है मतलब जान तो चली गई, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार जो है वो भी उनके क्या हो गए, छीन लिए थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया था, इसको जो है लॉन्च किया गया था 2020 में, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। और इसके अंतर्गत अभी क्या हुआ है रिसेंटली, अगर आप बात करें 2023 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर कम से कितने एनरोलमेंट हुए हैं, 7.58 मिलियन, मतलब अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 75 लाख लोगों की, 75 लाख लोगों की जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिली है। ठीक है, जाके तब जाके उनको मतलब आफ्टर कोविड उनको जो है जॉब अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है,
आपको एक चीज याद रखनी है इसका ना, एक चीज याद रखो, ईपीएफओ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अगर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐड हो जाता है आपका लिंक जो ईपीएफओ के साथ आ जाता है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म जो है, क्या आप मुझे बता सकते हो ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, इट्स नथिंग बट एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मिनिस्ट्री है, आईपीएफओ की मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत जो है काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है चीजों को याद रखना है। ठीक है, याद रखना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा चलाया जाता है। जिन भी लोगों के जो जॉब चले गए थे ड्यूरिंग कोविड-19, उनको जो अनएम्प्लॉयड जो भी पीपल थे, ठीक है, और जिनके जॉब चले गए थे ड्यूरिंग पेंडेमिक, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके लिए जो है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, आज भी इनका लॉन्च किया गया है। और अभी रिसेंटली डाटा क्या है, टोटल 75 लाख लोगों को जो है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट करने में, जो कि हमारा टारगेट था, उसको टारगेट करने में जो हम सक्सेसफुली हो चुके हैं। और अब हम और लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करने का आगे सोच रहे हैं या फिर आगे जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब ना देखो, अब हमने जो 5 सवाल है जो मैंने अभी बनाए हैं, दिस पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। आई वांट यू टू मार्क एज अर्ली एज क्विक एज यू कैन। ठीक है, इन विच कंट्री एससीओ समिट हैज बीन हेल्ड इन अ ईयर, ठीक है, हैज बीन हेल्ड इन अ ईयर 2023, has been held in a year, has been held in year 2023। 2023 की कहाँ पे हुई है एससीओ समिट? ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? एससीओ समिट कहाँ पे हेल्ड हुई है आपकी? इंडिया। और एससीओ समिट कहाँ पे हुआ है इस साल का? इंडिया में जो है आपका एससीओ समिट आपका हुआ है। ठीक है, यू हैव टू अवेल, कहाँ पे हुआ है? इंडिया में जो आपका एससीओ समिट हुआ है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में कौन सा समिट हुआ आपका? ब्रिक्स समिट इस साल कहाँ पे हुआ है आपका? साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। वेरी इसी सवाल था, मैंने इससे पहले भी आपको करवाया है। ठीक है, दिस इज नॉट साउथ अफ्रीका, ये रॉन्ग है, साउथ अफ्रीका नहीं है, क्या है यहाँ पर? इंडिया इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, which of the following terms shareholders where bank notes and rupees coin are stock on behalf of Reserve Bank for distribution of a bank branch? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, जहां पर जो आपकी करेंसी नोट्स है या फिर जैसे हम बैंक नोट बोलते हैं या फिर रुपीज के जो कॉइन्स है उसे बोलते हैं हम, उसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है? कौन सा वो वेयर हाउस है या फिर स्टोर हाउस है आरबीआई का? कौन सा वो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर आरबीआई जो है अपने बैंक नोट्स और रुपीज कॉइन जो है वहां पर रखती है? कहां पर? उसको क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्ट, कॉइन डेप्ट, करेंसी बैंक या फिर करेंसी चेस्ट। ठीक है, रिमेंबर, याद करो, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर है आपका करेंसी चेस्ट। तो आरबीआई जो आपकी करेंसी चेस्ट में जो है यहाँ पर रखता है। ठीक है, आरबीआई जो कॉइन्स होती है या फिर सारी चीजें कहाँ रखता है? करेंसी चेस्ट में जो है आरबीआई रखता है। याद रखना, आरबीआई द्वारा जहां पर आपके बैंक नोट्स या फिर रुपीज कॉइन स्टोर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? करेंसी चेस्ट जो है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, यू कैन, ये जो आपकी पर्टिकुलर स्लाइड है यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। ठीक है, आगे, मेरा युवा भारत, अगेन दिस इज वेरी फेमस इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ठीक है, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव स्टार्टेड, दिस इनिशिएटिव हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडियन कैबिनेट। याद रखना, इनिशिएटिव किसका है? इसे न्यू ऑटोनॉमस बॉडी है युवा भारत, और किसके द्वारा बनाई गई है? ये इंडियन कैबिनेट जो है हमारा, उसके द्वारा ये बॉडी बनाई गई है। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है? जो भी इंडिया के बच्चे हैं 15 से लेकर 29 की एज में, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना, उनके लिए जो है उनके ग्रोथ के लिए जो है नए नए प्रोग्राम जो है स्टार्ट करना, ये पर्टिकुलर मकसद है मेरा मतलब मेरा युवा भारत इनिशिएटिव का। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ ये मार्क करो, बहुत ही ज्यादा न्यूज में ये टॉपिक था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $338 मिलियन का लोन अप्रूव किया है फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन, टू द वैक्सीन प्रोडक्शन टू द कंट्री ऑफ, कौन से देश है जिसके लिए ये प्रोडक्शन हमने किया है? किस कंट्री को ये हमने दिया है? याद रखना, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा $338 मिलियन का लोन दिया गया है टू द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। किसको दिया गया है? कंट्री ऑफ बांग्लादेश को जो है हमने ये लोन अप्रूवल कर दिया है, ताकि वहां पर उस पर्टिकुलर कंट्री में भी क्या हो? उस पर्टिकुलर कंट्री में भी आपका वैक्सीन प्रोडक्शन हो। अगेन दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि व्हेन वी सेलिब्रेट
इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है? ठीक है, देखो समझो, पॉवर्टी रिडक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में ना बहुत पॉवर्टी है, बहुत सारे लोग जो है वो पुअर है, तो उसको इरेडिकेशन करने के लिए एक इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। दैट इंटरनेशनल डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 17। याद रखना कब सेलिब्रेट करते हैं, अक्टूबर 17 को जो है हम इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी रिसेंटली ये डे जो है सेलिब्रेटेड हुआ है। ठीक है, नाउ अगस्त 15 सबको पता है, अगस्त 15 को क्या होता है, 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं, भारत का इंडिपेंडेंस डे है। 5 सितंबर को क्या होता है, टीचर डे होता है। हमें अभी देखा मालवीय मिशन, अभी हमने देखा ना जो मालवीय मिशन है वो 5 सितंबर को ही क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर क्या होता है, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे जो है हम 14 नवंबर को जो है सेलिब्रेट करते हैं, चाचा नेहरू जिनका जन्मदिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, ये जो है अभी जो सवाल है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग, 3D फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, कौन से स्टेट में? इसका नाम भी बता दो मैं, इसका नाम आपका क्या है, अमेज। ठीक है, अमेज, इसका नाम भी क्या है, अमेज। बिल्डिंग का नाम क्या दिया गया है, मतलब अमेज नाम दिया गया है। तो कौन से स्टेट में भारत का पहला 3D प्रिंटेड बिल्डिंग जो है वो बनी है? इसको ना इस तरीके से याद कर लो, भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे बना है, 3D प्रिंटेड फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, तो वो बना है आपका कर्नाटका में, बेंगलुरु। कर्नाटका बेंगलुरु, पहला भारत का पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है, कर्नाटका बेंगलुरु में बोला बनाया है। लेकिन जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है आपकी अमेज 20, ठीक है, या फिर अमेज, वो कहाँ पे बनी है, तो वो बनी है आपकी स्टेट ऑफ केरला। ये कहाँ पे बनी है आपकी, केरला स्टेट में ये बिल्डिंग आपकी बनी है। यू हैव टू बी रिमेंबर लाइक दिस। ठीक है, यस, तो ये जो आपके सवाल थे आज के 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको जो सारी चीजें समझ में आ रही है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज जो है हम अलग अलग टॉपिक कवर कर रहे हैं। कल भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो कल वापस हम क्या करेंगे, हम कल के सेशन में हम क्या करेंगे, पहले हमारे रिवीजन लगवाएंगे, रिवीजन के बाद जो है अगेन कल भी मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स जिसके ऊपर हमें डिस्कशन भी करना है और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से उनको लर्न भी करना है, मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।